कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना क्या चाहिए। एयरपोर्ट बना कहाँ, हवाई पट्टी एयरपोर्ट की होती कितनी पहले ये बताएंगे नहीं। उनका कहना है कि एयरपोर्ट की ज़मीन में काफ़ी अतिक्रमण हो गया। कि उनका भी अतिक्रमण है, उनके भाई भतीजे वैसे यही काम करते हैं। उनके हारने का कारण क्या है? उनका चरित्र, उनका स्वभाव, उनका काम करने का तरीका, और फिर हारेंगे। आप देख लीजिएगा। सीवेज लाइन का जो काम चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या? उसमें सारे सब कॉन्ट्रैक्टर गणेश सिंह जी के रिश्तेदार हैं, सारे उनके लोग, पूरे शहर को नाश कर दिया। 2004 में पहली बार सांसद बने थे मेरे ख्याल से, उसके पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष थे। उस टाइम से आज तक जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसकी भी जिम्मेदारी गणेश सिंह ले लेंगे कि इसमें मेरा सहयोग है, ये बच्चा मेरे कारण जन्म लिया है। जो भी वो कंपेनिंग कर रहे हैं उसमें कहीं भी वो ये नहीं करें कि मैंने ये किया है, ये काम किया है इसलिए आप मुझे वोट दें। अरे मोदी जी और भगवान राम के नाम पे वोट मांगना बीजेपी का एजेंडा है। सालों में सिर्फ अपने डेवलपमेंट की कोशिश की। ये लगभग इन 20 सालों में 200 करोड़ से ज़्यादा का नीति आपको जो आवंटित हुई, जो आपको खर्च करनी थी, आपने कहा। ऐसा चीज़ है कि सरकार तो काम करने के मूड में है नहीं, सरकार को तो वसूली कर रहा है। नमस्कार, आज मैं आपकी मुलाकात सिद्धार्थ कुशवाहा जी से करवाता हूँ। इनको डब्बू कुशवाहा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरी बार अभी 23 में नवंबर में जो चुनाव हुए थे उसमें सतना सीट से विधायकी जीती है, और इनके अपोजिट में, अगेंस्ट में जो खड़े थे, इनके प्रतिद्वंदी थे, वो गणेश सिंह थे, जो यहाँ के 4 बार के सांसद सदस्य रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने डब्बू कुशवाहा जी पर अपना विश्वास जताया है और उनको सतना कंस्टिट्यूएंसी का उम्मीदवार बनाया है। गणेश जी के साथ आपका अभी कुछ महीने पहले ही चुनाव हुआ है और आपने जीत हासिल की है। कितना आसान या मुश्किल था वो चुनाव जीतना, और आपने ऐसा क्या किया कि आप इतने सालों के स्थापित नेता को सतना विधानसभा में हरा दिया? मेरी राजनीति, मेरा काम जो है, मैंने हमेशा इसको सेवा भाव से लिया है। इसको हमने कभी अपनी जागीर नहीं समझी है। और जो हमारी टीम है, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं, जो राजनीति से या दल से दूरी रखते हैं, अपने व्यापार, अपने कारोबार, अपने निजी जीवन में काम करते हैं, वो लोग भी मेरे साथ थे। उन्होंने भी मेरे लिए काम किया, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, और जो हमारी टीम है वो भी। और उसका कारण हमारा भाईचारा है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो हमारा प्रेम है वो निश्चल है, निस्वार्थ है, और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, और उसी के कारण ये परिणाम आया है। अभी जो कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, उसके पीछे क्या पूरा विश्वास है उन लोगों को, तभी उन्होंने टिकट दिया है आपको? आपकी विधानसभा एक छोटा एरिया होता है, संसदीय क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा होता है, तो किस तरह से, किन एजेंडों को लेके आप वोटर्स के पास जाएंगे? और देखिए, सबसे बड़ा जो एजेंडा है, वो जो नाकामी है, वो सांसद गणेश सिंह जी की तरफ से है। अच्छा। सबसे बड़ा जो इस जिले का फेलियर है वो सांसद गणेश सिंह जी के पक्ष से है। वो कोई एक्सक्यूज देने की स्थिति में अब नहीं है, और जनता ना सुनने वाली है ना मानने वाली है। उनको 4 बार मौका दिया, लकीली चारों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 2 बार केंद्र में भी रही, लेकिन उन्होंने इन 20 सालों में आज तक सही जवाब जनता को नहीं दिया। हमेशा उन्होंने झूठ बोला, हमेशा उन्होंने सिर्फ अपने डेवलपमेंट की कोशिश की। खुद का परिवार, खुद की व्यवस्थाएं, खुद का कारोबार डेवलप हो जाए, क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की विकास से उन्होंने कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई। और आज वो कारण है, अब वो लोगों की ज़बान पे आ गया है। और जो उन्होंने आज भी उनके तमाम आप भाषण सुनिए, आज भी उनके तमाम आप कंपेनिंग कर रहे हैं, उसमें कहीं भी वो ये नहीं करें कि मैंने ये किया है, ये काम किया है इसलिए आप मुझे वोट दो। एक शब्द आपको नहीं मिलेगा। पिछले कई दिन हो गए, लगभग 1 महीना हो गया उनकी टिकट घोषित हुए। इन 1 महीनों में वो लगातार घूम रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार स्पीच दे रहे हैं। उन्होंने एक लाइन कहीं नहीं बोला होगा कि मैंने ये काम किया है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, इसलिए मुझे सपोर्ट करिए, इसलिए मुझे वोट करिए। वो वोट मांग रहे हैं भगवान राम के नाम पर, वोट मांग रहे हैं मोदी जी के नाम पर। अरे मोदी जी और भगवान राम के नाम पे वोट मांगना बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन
लोकल कैंडिडेट होने के बाद, 4 बार सांसद होने के बाद आपका भी तो कुछ बनता है ना जिम्मेदारी, कि आप एजेंडे के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा जो अनुभव है, मैंने जो देखा है क्षेत्र में जाके, पब्लिक में जाके, आज तक आपने अपनी सांसद निधि का खुलासा नहीं किया कि हमने अपनी सांसद निधि का उपयोग कहाँ किया, किस पंचायत में किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या आवश्यकता पड़ी। जनता का पैसा है वो, आपको कोई जनता ने चुना और एक व्यवस्था के अनुरूप में आपको वो सौंपा गया कि आप इससे आप लोगों की ज़रूरतें, लोगों की ऐसी आवश्यकताएं जो जिसके विभाग नहीं बने होते हैं, जिसके डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, जो काम डिपार्टमेंट करने में असमर्थ होता है, उन कामों को आप सांसद निधि, विधायक निधि से करके लोगों की मदद कर सकते। लेकिन नहीं, आपने पूरे सतना शहर में किसी की कोई मदद नहीं की, आपने कभी ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत वासियों की मदद नहीं की। आपने कहाँ पैसे खर्च किए? लगभग इन 20 सालों में 200 करोड़ से ज़्यादा का निधि आपको जो आवंटित हुई, जो आपको खर्च करनी थी, आपने कहाँ की? उसका हिसाब मैं मांग रहा हूँ पिछले 6 महीने से, जब विधानसभा चुनाव लड़े थे तब भी और अब। जब मैंने ये बातें करना शुरू की तो उन्होंने सतना विधानसभा की 23 ग्राम पंचायतों में 5-5 लाख रुपये तुरंत दिया था, तुरंत 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की और कुछ जगह दिया भी होगा। फिर आचार संहिता लग गई। तो उनका ये जो स्वभाव है, ये जो उनकी कार्यशैली है, ये बहुत ही ज़्यादा विवादित है, इसको उनको देखना चाहिए। 2014 में खजुराहो का पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो चुनाव आदरणीय हमारे पिताजी के नेता और हम सबके आदर्श स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के आदेश पे लड़ा गया, क्योंकि हमारे पिताजी उस समय समाजवादी पार्टी में एक नेता की हैसियत से जो उनको दायित्व दिया गया, जो जिम्मेदारी दी गई, और वहाँ पे जब कोई लोकल कैंडिडेट इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो जिम्मेदारी मेरे हिस्से आई थी और मैंने कोशिश भी की और चुनाव के दौरान 1-8 महीने में एक जो मैं कर सकता था वो किया और मतलब समाजवादी की दृष्टिकोण से ठीक ठाक वोट मिल गए और एक विचारधारा की बात है वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की थी मैंने। आज भी उसी विचारधारा में, आज भी उसी समाजवाद, उसी मानवता, भाईचारा, प्रेम की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं और वो अनुभव पूरे जीवन राजनीति में बड़ा काम आएगा। विधायक होते हुए आपने ऐसा क्या काम किया है जिसको लेके आप जनता के पास जाते हैं, जिसके कारण से लोग कहें कि अगर विधायक होके डब्बू ने इतना काम किया है तो जब सांसद बनेंगे तो हमारे क्षेत्र के लिए? देखिए, हमारे पास जब सरकार थी तो हमने उन सरकार में रहते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, बहुत सारे प्रोग्राम हमने उसको लाइनअप किया था। शहर का चौड़ीकरण हो, विद्युतीकरण हो, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो, बहुत सारे प्रपोजल जो आज बन के तैयार हुए हैं वो सारे के सारे उसी समय के लाइनअप किए हुए हैं। हाँ, उद्घाटन करने को नहीं मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे साथ पक्षपात किया और कभी भी ऐसे मौक़ों पे वरीयता नहीं दी, हमें सब बैक पे रखा। वो कर्मचारियों की तो मजबूरी है, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट थी। और ग्राम पंचायतों में भी सरकार जाने के बाद जो भी गांव वालों ने कहा कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता है, उसकी उपयोगिता है, तो मैंने वो काम किया। वो अपनी निधि से किया, निधि नहीं थी तो डीएमएफ मत में गए, डीएमएफ नहीं थी तो विभाग में जाके हमने विभागीय, लेकिन हाँ किया। लोगों की जो डिमांड थी, लोगों ने जो कहा वो हमने किया और उसके लिए गांव के लोग खुश हैं। अब उसके लिए मैं प्रमाण पत्र भाजपा वालों से लेने तो जाऊंगा नहीं। ठीक, कि आप मुझे प्रमाण पत्र दो, मैंने काम किया है, वो तो जनता बताएगी क्या काम। ये बताएं कि जब राज्य में पार्टी दूसरी पार्टी की सरकार रहती है और आप अपोजिशन में रहते हैं, तब जनता का काम करवाने में काफ़ी मुश्किल आती है और वोटर ऐसे में ये सोचता है कि मैं इनको जिताऊंगा भी तो मेरा काम नहीं होगा। क्या ऐसी सोच समझ में आती है आपको? अरे सरकार काम कहाँ कर रही है कोई? अच्छा, पहला चीज तो है कि सरकार तो काम करने के मूड में है नहीं। सरकार को तो वसूली करना है, कुर्सी का, सत्ता का उपयोग करके वसूली करना है। वो वसूली कैसे रुकेगी? वो जनता के साथ जो लूट हो रही है शासन प्रशासन के नाम पर, वो लूट कैसे रुकेगी? एक वो भी विषय है। आप ये देखिए कि जनता का मूड क्या है और सरकार का मूड क्या है। भाई जनता ने चुना, मान लीजिए हमने कहा कि ये जनमत की सरकार मान लीजिए भाजपा के पक्ष में है, तो उस टाइम पे फेस कौन था? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह। मोहन कहाँ से आ गए?
मोहन कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए? प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना क्या चाहे। अगर शिवराज सिंह जी का विरोध होता तो शायद सरकार चली जाती, शायद बहुमत नहीं होता। सही भाई आपने पहले तो कोई घोषित फेस किया नहीं, तो आम आदमी ने तो यही देखा ना कि शिवराज सिंह सीएम है और हमने उनको विश्वास हासिल दे दिया जनता ने। तो अब शिवराज सिंह कहाँ है? तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र तो है नहीं, वहाँ तो डिक्टेटरशिप चलती है, उनका जो मन होता है वो करते हैं। तो जब उनके पार्टी के अंदर का ये असंतोष है, ये व्यवस्था है, तो वो जनता के लिए क्या करेंगे, वो आम आदमी के लिए क्या करेंगे? काम का तो मूड ही नहीं है। रही बात जो व्यवस्था है, भाई जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो विपक्ष में रह के भी किया जा सकता है, बस उसका तरीका होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपको वो समझ होनी चाहिए कि हमको कौन सा बटन कब दबाना है। सतना का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चल रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। गणेश जी कहते हैं कि हमने एयरपोर्ट के लिए काम किया, हमने मेडिकल कॉलेज के लिए काम किया। 2004 में वो पहली बार सांसद बने थे मेरे ख्याल से, उसके पहले वो जिला पंचायत अध्यक्ष थे। उस टाइम से आज तक जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसकी भी जिम्मेदारी गणेश सिंह ले लेंगे कि इसमें मेरा सहयोग है, ये बच्चा मेरे कारण जन्म लिया है। वो गणेश सिंह है, भाषण देने में बहुत माहिर। एयरपोर्ट बना कहाँ? हवाई पट्टी एयरपोर्ट की होती कितनी है पहले ये तो बताएं गणेश सिंह। तो वो तो हवाई पट्टी की लेंथ कितनी होती है पहले ये बता दें गणेश सिंह जी, कि एक नॉर्मल हवाई पट्टी जो बनती है जिसपे एक प्लेन उतर सके उसकी लंबाई कितनी होती है? क्यों झूठ बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट कर रहे हैं? उसकी लंबाई नहीं है, उसमें प्लेन उतारा ही नहीं जा सकता, उतनी लंबी हवाई पट्टी में प्लेन उतारा ही नहीं जा सकता। उनका कहना है कि एयरपोर्ट की जमीन में काफी अतिक्रमण हो गया है। तो हटवाए ना, 20 साल से तो सरकार में वो है, जिम्मेदारी कौन लेगा कि उनका भी अतिक्रमण है? उनके भाई भतीजे वैसे यही काम करते हैं, उनके भाई भतीजों का यही काम है, कहीं भी मिट्टी चुरा लेना, मुरुम चुरा लेना, कहीं भी सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेना, कहीं भी अतिक्रमण बना लेना, फिर उसको आनंद फानंद दूसरे तीसरे तरीकों से। तमाम सारे परिवार के लोग तो पटवारी बना के बैठे हैं यहाँ। क्या कर रहे हैं? लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, जबरन वसूली हो रही। पूरा शहर जानता है, इसलिए तो हारे हैं। उनके हारने का कारण क्या है? उनका चरित्र, उनका स्वभाव, उनका काम करने का तरीका, और फिर हारेंगे, आप देख लीजिएगा। हमने उनसे कुछ जानने की कोशिश करी थी, तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो मोदी जी के कारण जो नाम है, अस्त्र शस्त्र सब मोदी जी हैं, हमारी विचार, हमारी शैली है, उसके कारण से हम किसी और को अपने आगे प्रतिद्वंदी नहीं मानते। हाँ, वो कहाँ मानेंगे प्रतिद्वंदी? तो खेल के मैदान के वो नियम को कहाँ पालन करते हैं? उन्हें तो फर्जी तरीके से खेलना आता है, फर्जी तरीके से शील्ड लेना आता है, ट्रॉफी लेना आता है, तो वही फर्जी वाला चल रहा है, उनके दिमाग में वही चलेगा। और क्या सीवेज लाइन का जो काम चल रहा है उसके बारे में आपके क्या? उसमें सारे सब कॉन्ट्रैक्टर गणेश सिंह जी के रिश्तेदार हैं, सारे उनके लोग, पूरे शहर को नाश कर दिया। खोद के जो शहर की सड़कें हम लोगों ने किसी तरह धूल रहित शहर का निर्माण किया था, आज पिछले 2-3 साल से ये स्थिति बना दी है कि शहर में पैदल चलना मुश्किल है। जितने पॉश इलाके हैं, जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, कहीं भी आप पैदल नहीं चल सकते हो, बच्चे वॉक करने नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते हैं। तो रोज़ आए दिन घटनाएं सुनती हैं, कहीं ऑटो पलट गया, कहीं कार पलट गई, कहीं कोई गिर गया, कहीं किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। और ये देख के, ये समय देख के बड़ा दुख होता है। कई बार मैंने कोशिश भी की, कमिश्नर साहब, IAS कलेक्टर जो भी बैठते हैं यहाँ, और यहाँ तक कि अपने महापौर को भी मैंने कहा कि सर इसको देखो, आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास ड्यूटी है इसकी, आपके पास प्रशासन शासन है और निर्माण एजेंसी नगर निगम, तो आप प्लीज़ इंटरफेयर करिए इसमें। लेकिन वो जब मैंने कहा क्या लगता है कब तक ये काम कंप्लीट होगा? वो जीवन में कभी नहीं होगा, और वो खाना पूर्ति होगा, और वो यूजलेस होगा। हजारों करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है आने वाले समय में यूजलेस साबित होगा, और तब पता चलेगा कि इन लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया है। कुछ आप पर भी आरोप लग रहे हैं, कुछ 6 महीने पहले भोपाल गेस्ट हाउस में किसी कर्मचारी पर कुछ का हाथ उठा था, कुछ हुआ था, ऐसा कुछ कोई बात हुई थी? देखिए क्या है कि बात का बतंगड़ होता है। मैंने गेस्ट हाउस में रूम बुक कराए थे, मेरे कुछ गेस्ट आने थे, फैमिली गेस्ट आने थे, उनको वहाँ रुकना था। तो फ़ोन आया कि हमारे रूम अभी तक खाली नहीं है, और हमने भेजा था कि आप वहाँ चले जाना, आपका रूम बुक है, वहाँ रुकना। तो जब मुझे उनका फ़ोन आया तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इतने बड़े गेस्ट हाउस में, जो कि मध्य प्रदेश की विधानसभा जिसका देख रेख करती है,
उस गेस्ट हाउस का जो इंचार्ज है वो ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी था जो वहाँ पे कुछ लोगों को बैठा के शराब पिला रहा था। और बाहर फैमिली के लोग बैठे हैं जिनको रूम आवंटित था, वो बाहर बैठे हैं और उसने बोल दिया कि ये रूम अभी खाली नहीं है। पहले तो बोला बुकिंग नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला खाली नहीं है, हम कंप्लीट करा के देखते हैं। ऐसा करते करते 3 घंटे इंतजार कराया। मैं गया और मैंने सीधे कमरा खोल दिया। जब मैंने कमरा खोला कि जो कमरा आवंटित है वो कमरे की स्थिति क्या मैं देखूं, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोकने की कोशिश की और मैंने उसको झटका दिया कि छोड़ो, मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा कौन है क्या है। वही उतनी सी बात थी। और फिर राजनीति की बात है, बहुत सारे शुभचिंतक होते हैं तो उतने ही ज़्यादा विरोधी भी होते हैं। उन्होंने एक बात फैला दी कि हाथ उठा दिया, मार दिया, पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कहीं कुछ नहीं। ऐसे कुछ कोतमा विधायक के खिलाफ भी कुछ मामला हुआ था, जीआरपी मुकदमा दर्ज हुआ था। वो ट्रेन का महिला के साथ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसमें चूंकि एक होता है जैसे किसी ने कोई असुविधा हो ट्रेन में यात्रा के दौरान तो ट्वीट करने का एक कल्चर चला है। किसी ने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद उसको भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया। चूँकि उस समय उन्हें वो चाहिए था, लोगों को डराने धमकाने के लिए कारण चाहिए था। आनंद फानन में उन्होंने एक झूठी शिकायत, एक छोटे से ट्वीट के आधार पर एक झूठी शिकायत दर्ज करा दी। आज वो केस खत्म हो गया है, केस हो गया है। सामने वाले लोग और हमारे जो पक्ष था सामने वाला, हम उस परिवार से, उस पर्टिकुलर उस लेडी से परिचित नहीं थे, लेकिन उनके पूरे परिवार के लोग हमारे घर जैसे संबंध है, सारा घर जैसा। जब उनको पता चला, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार लिया कि भाई मिशन है, कोई ऐसी बात नहीं है, उनके घर परिवार सब लोग साथ में। आज भी उठना बैठना रोज भी, वो एक ट्वीट की वजह से। जब कमलनाथ जी का बीच में बीजेपी में जाने की बात चली थी तो ये भी लग रहा था, कह रहे थे लोग कि आप भी उनके साथ जाने वाले हैं। आपकी ये तो लोगों का काम है कहना, वो कमलनाथ जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग जिस फील्ड में हैं, जिस काम में कर रहे हैं, तो कोई इतने आसानी से कोई एक दूसरे को स्वीकारता नहीं है। वो कोई ना कोई कारण ढूंढता है, लोगों की स्वभाव पे, लोगों के पर्सनल जीवन पे आरोप लगा के उसकी छवि को खराब करने की कोशिश करता है और लगातार हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मुझे जानने वाले लोग हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं आइडियोलॉजी के साथ राजनीतिक काम करता हूँ। मुझे सत्ता या विपक्ष से कोई बहुत फर्क लेना देना नहीं पड़ता है। मेरी जो व्यवस्थाएँ हैं, मेरी जो ज़रूरतें हैं बहुत सीमित हैं और मैं उनसे संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार उनसे संतुष्ट है। मुझे बहुत बड़ा आदमी बनने का शौक़ नहीं है, मुझे बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने के शौक़ नहीं है और जो हम जैसा खा जी रहे हैं उस पर हम संतुष्ट हैं। और ठीक है, आरोप लगते रहते हैं, हमारे रिश्ते कमलनाथ जी से हैं, लेकिन कमलनाथ जी से जो रिश्ते हमारे हैं वो विचारधारा के साथ है, एक लीडर की तरह है। उन्होंने हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया है, उन्होंने हमेशा हमारा संरक्षण किया, तो रिश्ते हैं। और वो भाजपा में जा रहे थे, इसको कौन प्रमाणित करेगा? अगर कमलनाथ जी खुद बोले तो मैं मान लेता, ये खबरों को मैं थोड़ी मानूंगा। एक और आरोप आप पे लगता है, अजय सिंह जी से आपकी दूरियों के बारे में आपने कोई जनसभा में संबोधित भी किया था। क्या? और कहा था कि अजय सिंह के, राहुल भैया के समर्थक अपने माँ बाप की उतनी इज्जत नहीं करते हैं जितनी अजय सिंह जी की करते हैं। तो ये तो मैंने उदाहरण दिया था, दिस इज अ पॉलिटिकल डिसिप्लिन। एक जो राजनीतिक सभ्यता है जो अजय सिंह जी फॉलो करते हैं, जो उनके समर्थक फॉलो करते हैं, वो किसी भी समाज के लिए ज़रूरी होता है। एक लीडरशिप के लिए वो सभ्यता बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वो उदाहरण दिया था। एक मैं सेन समाज जी के कार्यक्रम में गया था, कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती का सम्मेलन था, तो वहाँ पे पॉलिटिकल चर्चा हो रही थी। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि भाई आप अजय सिंह जी से सीखिए कि उनकी जो टीम है, उनके जो लोग हैं, वो कितना डिसिप्लिन में रहते हैं। वो अपने लीडर की उतनी रिस्पेक्ट करते हैं शायद जितना वो अपने जीवन में अपने माता पिता की नहीं कर पाते। तो जब तक ये डिसिप्लिन किसी भी समाज में नहीं आएगा, किसी भी व्यक्ति में नहीं आएगा, तो राजनीति में आगे कैसे बढ़ेगा? 22 का जो महापौरी का चुनाव हुआ था जी, उसमें कहाँ चूक हो गई थी? आप बगावत हुई थी, पार्टी 1/2 हुई थी। सईद अहमद जी बसपा से चुनाव लड़ गए तो उसके कारण चूक हुई। बाकी हमारा पार्षद दल आज भी, अब तक के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारी पार्टी की और सतना की, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा पार्षद दल है, सबसे ज़्यादा वोट कलेक्शन है।
अगर शहीद भाई को कितने वोट मिले थे उस समय? तकरीबन 26,000, 25-26,000। और वो अगर कॉन्टेस्ट नहीं करते थे वो सारे वोट आपके होते थे? मैक्सिमम चुनाव जीतते हम। गणेश सिंह जी के बारे में आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहती है और आपको ऐसा क्या लगता है कि 20 साल में उन्होंने कुछ पॉजिटिव काम किया है जिसको लेके वो जनता के पास जा रहे हैं? डेवलपमेंट तो उनकी राजनीति का हिस्सा है ही नहीं। उनका जो डेवलपमेंट होना है वो हो गया खुद वो, करे। हाँ, वो उनके परिवार में, उनके घर में, उनके आसपास दिखता है और वो उनकी राजनीति का लक्ष्य उतना ही था। चलिए अब थोड़ा बाहर की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर की। देश में जो हो रहा है जी, कांग्रेस पार्टी के जो खाते सीज हुए हैं और केजरीवाल जी को जो बंद किया गया है ईडी के द्वारा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? लोकतंत्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले कुछ कदम उठाए हैं तो वो चुनाव से डरे हुए हैं। जो इंडिया गठबंधन है उसकी रणनीति से, उसकी लीडरशिप से, उसकी व्यवस्थाओं से वो डर गए हैं और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उन्हें अपने प्रमुख विपक्षी दलों को इस तरीके से चुप कराना पड़ रहा है। लगातार दबाव बनाया कि भाई आप एनडीए छोड़ो, इंडिया छोड़ो, एनडीए में आओ। ठीक, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है। जब वो नहीं माने तो उनको जेल का रास्ता दिखा दिया। आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन जी अपने हेमंत सोरेन जी का और केजरीवाल जी का अकाउंट्स का, वह कांग्रेस के अकाउंट्स क्यों सीज हुए? जो कानून कहता है उसमें 10-20 हज़ार की फाइन होती है उन परिस्थितियों में। अगर कोई हिसाब किताब 19-20 होता है उसमें 10-25 हज़ार का फाइन होता है। आपने 2,000 करोड़ का नोटिस दे दिया, आपने उसे ज़बरदस्ती लिंगर ऑन कर दिया। आप चाहते ही नहीं कि सामने वाला विपक्ष दल जो है वो मजबूती से चुनाव लड़े। वो नहीं लड़ेगा तो आप जीत जाओगे, यही उनकी शायद पॉलिसी होगी। लेकिन शायद उनको नहीं मालूम कि ये वो कांग्रेसी हैं। अकाउंट तो अभी आज़ादी के बाद खुला होगा, अकाउंट तो आज़ादी के बाद व्यवस्थाएं बनी होगी। ये वो कांग्रेसी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, तब कोई बैंक अकाउंट खाते नहीं थे, खाते ही नहीं बैंक तो ये वो कांग्रेस है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये वाली जो चीज़ें कर रही हैं बीजेपी की सरकार कर रही है, उसके बारे में, उसके अगेंस्ट कुछ रोष समझ में आता है? ऐसा लगता है बहुत, कि जनता बहुत रोष है। जनता के पास तक ये सारी बातें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे आसपास तो बहुत रोष है और मुझसे ज़्यादा अनुभव आपको होगा। 10 साल के प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह जी भी थे, ठीक। और जो अर्थव्यवस्था में सुधार इस देश में आया है, अंतिम छोर से लेके मुंबई दिल्ली जैसे मुख्यालय तक, तो वो मनमोहन सिंह जी के समय पे ही वो सारी चीज़ें फ्लो पे आई। तो 2004 से जो 14 का स्वर्णिम काल था वो कांग्रेस की लीडरशिप, मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में था, ठीक। अलग बात है मोदी जी ने 14 से जो अभी 24 तक का जो कार्यकाल किया तो हल्ला ज़्यादा किया और लोग गड्ढे में ज़्यादा गए। आज आर्थिक स्थिति से जिस तरह लोग टूट रहे हैं, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, इतना ज़्यादा डाउनफॉल इससे पहले देश में कभी नहीं था। बीजेपी कैसे कह रही है फिर कि 400 पार और सब? बीजेपी के 400 कैंडिडेट हैं क्या? आप बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि 400 कैंडिडेट अभी तक घोषित कर पाए। 404 कैंडिडेट अपने फाइनल कर दिए। 404 अभी किए हों अलग बात, अभी तक तो नहीं थे। हाँ। अब वो अलग चीज़ है कि वो दूसरे देश में भी चुनाव लड़ा के बोल रहे हैं कि हाँ हम 400 पार कर रहे हैं। तो इतना बड़ा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो उनका संगठन जो है भोजन भजन और आराम विश्राम, यही तो उनका काम। भाई ये बताइए, आप ये बताएं, राम मंदिर बनाने का कितना असर वोटर्स पे पड़ेगा इस बार? देखिए, हम लोगों ने जब बचपन में किताबें पढ़ी थी ना, उसमें एक स्लोगन, एक लाइन पढ़ाई गई थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये हमारे देश का स्लोगन था। कई बार मुझे ध्यान है, मैं बचपन में एक बार राजपथ पे जो परेड होती है 26 जनवरी की, उस परेड को देखने गया था। तो उसमें जो झांकी निकाला करते हैं, जो एक प्रदर्शन होता है, एक देश का जो स्ट्रक्चर दिखाया जाता है उस झांकी में, तो उसमें मैंने देखा था कि हमारा भारत की मानसिकता, हमारे देश की स्थिति वस्तुस्थिति है क्या। अब आप छत्तीसगढ़ के आदमी से कह रहे हो कि तुम पंजाबी में डांस करो, वो कहाँ से करेगा? हिंदुत्व का मतलब क्या है?
आप कह रहे हो राम को हम लाए, आपके लोग ये दावा कर रहे हैं हम राम को लाए। राम तो त्रेता युग में आ गए थे। हमारा जो इतिहास कहता है, हमारे जो ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का जन्म तो त्रेता युग में हो गया था, और वो कह रहे हैं कि हम आज लाए, 2014 के बाद लाए, अभी लेके आए। तो वो उनके कौन से राम हैं ये तो वो बता सकते हैं। आखिरी सवाल, आप अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी अपील होगी? आपका क्या लोगों को कहना है कि हमको आप जिताओ, हम ये करेंगे? मेरा तो सिर्फ अपील है आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने मतदाता साथियों से निवेदन करता हूं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है ये देश की सरकार चुनने का भी समय है, और इस चुनाव की गंभीरता को लोग समझें और अपने वोट का इस्तेमाल करें, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सच्चाई का साथ दें। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने एक मजबूत संविधान दिया, मजबूत लोकतंत्र दिया इस देश को। कांग्रेस वो संगठन है जिसने कभी भी किसी को आहत ठेस नहीं पहुंचाई, सबको साथ में लेके चले। हमारे देश की जो विविधता है वो किसी से छुपी नहीं है, उसको गंभीरता से लें। क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय लीडरशिप, क्षेत्रीय चुनाव, क्षेत्रीय मुद्दे इस चुनाव में हावी ना होने पाए। यहाँ पे होना चाहिए राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय व्यवस्थाएं जो देश को सुरक्षित करेंगी, देश को मजबूत करेगी, उसको देख के लोग वोट करें। और जो समाज में धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, जो जातिवाद पैदा किया जा रहा है, उससे देश को भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। ये मैं लोगों से अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, सादर प्रणाम, नमस्कार। चलिए, शुभकामनाएं। थैंक यू।